हेलो व्यूवर्स। आज हम दोबारा आ चुके हैं उसी चैप्टर को स्टार्ट करें। इसका नाम था राइटिंग इन सिटी लाइफ ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी। सो वी आर स्टार्टिंग इट्स पार्ट 2। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सिस्टम ऑफ राइटिंग द साउंड दैट अ यूनिफॉर्म साइन पेपर वॉज नॉट अ सिंगल कॉन्सेंट ऑफ वॉवल। जैसे कि हम आज के डे लाइफ में हम जो पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि मान लीजिए हमारा कोई लेटर है ना, हमारा कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द साउंड दैट अ यूनिफॉर्म। तो द यहाँ पर अलग है, साउंड का मीनिंग अलग है, दैट का मीनिंग अलग है, यूनिफॉर्म का अलग है, साइन का अलग है। लेकिन जैसे कि उस समय पर लेखन की क्रिया थी, जो उन समय के शब्दों को या फिर उसकी लिखावट जो शैली है उसको यूनिफॉर्म शैली कहा जाता था। तो जो यूनिफॉर्म शैली में जो चिन्ह बनाए जाते थे, उन चिन्हों का मतलब केवल एक वर्ड नहीं या फिर एक कंसेंट नहीं होता था, वो कई बड़े मीनिंग को भी सिंबलाइज करते थे। ठीक है। तो अब इतनी सारी जो सिंबल्स हैं, है ना, उनको याद रखना भी एक कठिन काम था। और जो मेसोपोटामिया के उस टाइम पे स्क्राइब हुआ करते थे, स्क्राइब में जो लिखने वाले लोग हैं वो हुआ करते थे, वो काफ़ी उनको मुश्किल होती थी ये सब याद करना, उसके बाद उसको याद रखना, है ना। तो ये एक बहुत मुश्किल काम था उस समय पर, लिखना और उनके चिन्हों को याद रखना बहुत मुश्किल काम था। अगर हम मेसोपोटामिया में लिटरेसी की बात करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट। नॉट ओनली वर देयर हंड्रेड ऑफ साइंस, मतलब वहाँ पे बहुत सारे साइंस थे, है ना। तो इसकी वजह से ही नहीं, मतलब अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, एक जो राजा है अगर उसको पढ़ना आता है तो वो ये चीज़ हर बार सुनिश्चित करता था कि जो भी उसके अच्छे काम हैं, है ना, जो भी उसके अच्छे काम हैं या वॉर उसने जीती है या कोई भी उसने अच्छा काम किया है तो वो उसको ज़रूर इंस्क्रिप्ट करवाए या लिखवा दे, कहीं रिकॉर्ड करवा दे। तो वो ऐसा करना कभी नहीं भूलते थे। अच्छा, अगर हम आगे देखें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखा है लेटर फ्रॉम एन ऑफिशियल, वो किस तरह लिखते थे, कैसा होता था, शैली क्या थी ना। तो देखिए, एक आदमी है ए, ठीक है। तो वो ऐसे शुरू करता है, टू माई लॉर्ड ए। जो लॉर्ड है उनका वो उसको ए मानते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है ऐसा, टू माई लॉर्ड ए स्पीक योर सर्वेंट बी, है ना। तो ऐसे वो शुरू करते थे अपने किसी भी लिखावट को या फिर किसी भी संदेश को जो कि उनको अपने लॉर्ड को देना था या फिर किंग को देना होता था। तो वो कुछ इस तरह की जो शैली इस्तेमाल करते थे। अगर हम बात देखेंगे यूज ऑफ राइटिंग क्या थे उस समय पे, भाई इतने पहले ज़माने में राइटिंग क्या यूज़ थे। भाई आज तो हम ठीक है, हम पढ़ते लिखते हैं तो हमें आता है, लेकिन उस समय पे क्या था, उस समय पर भी राइटिंग के कई यूज़ थे। जैसे कि हम देखेंगे तो ट्रेडिंग जो थी, हमने हमने अभी बताया, मैं भी जो ट्रेडिंग था उसका भी काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होना शुरू हो गया था। लोग ट्रेडिंग करते थे ना। तो अब ट्रेडिंग में एक चीज़ खासकर होती है कि फिर रिकॉर्ड रखना है, तुमने कितना बेचा, तुमने कितना लिया है, तुम पे कितना उधार है, तुम्हारा किसी पे कितना उधार है ना। तो वो सब चीज़ें रिकॉर्ड रखनी पड़ती थी। तो राइटिंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जो है ये की पॉइंट ट्रेड था उस समय पर। ठीक है। और हम बात करते हैं तो जो किंग के जो मतलब कार्य थे, अच्छे कार्य करता था ना, वो कभी भी जब वॉर जीतता था विक्टर, है ना, तो वो उसके बारे में भी लिखवाता था अपनी चीज़ों को। डिक्शनरीज के यूज़ में आती थी, डिक्शनरीज वहाँ पे बनी हुई थी लोगों को थोड़ा लिटरेट करने के लिए, है ना। डिक्शनरीज का यूज़ होता था। और भी ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो वहाँ पे राइटिंग के लिए जहाँ वहाँ पे यूज़ में आती थी। तो इनमें से सबसे बड़ी चीज़ थी वो था ट्रेड, जो हम चैप्टर में शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो ट्रेड ने एक अच्छा यहाँ पे हमको रीज़न दिया हुआ है, क्योंकि ट्रेड का इमरजेंस कहीं भी इकोनॉमी को ग्रो करता है, और इकोनॉमी जहाँ ग्रो होगी वहाँ राइटिंग या फिर किसी भी मतलब रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। तो ये तो आपके यूज़ ऑफ राइटिंग में। तो देखिए, अब हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन इन साउथर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स के बारे में। तो अगर हमने देखा कि ना इमरजेंस ऑफ टेम्पल्स ने किस तरह को लोगों को जो है प्रभावित किया, लोगों के अंदर एक भक्ति भावना का जागृत हुआ, है ना। अब हम देखेंगे जो अर्बनाइजेशन हुआ साउथ में, हमने पढ़ा था सबसे पहले जो अर्बनाइजेशन है वो साउथर्न पार्ट में ही हुआ था, उसके रीज़न भी हमने पढ़े थे अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हो तो। ठीक है। अगर हम देखते हैं अभी कि फ्रॉम 5000 BCE, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि 5000 BC से जो सेटलमेंट्स हैं वो होना शुरू हो चुके थे मेसोपोटामिया में। जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी जो एमर्ज हुई थी
वो कई तरह की थी। एक टेम्पल्स, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, टेम्पल्स टाउन, इम्पीरियल टाउन्स, है ना। तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग सेंटर्स, है ना। इस तरह की कई सारी सिटीज़ जो होती हैं वो हिस्ट्री में डेवलप्ड हुई हैं, तो उन्हीं की तरह यहाँ भी हुई। तो जो है जो मतलब जो पहले के अर्ली सेटलर्स थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेम्पल्स बिल्ड करना शुरू किया, और जो नहीं जो बने हुए थे पहले से उनको रीबिल्ड करना शुरू किया। तो ठीक है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे गाँव भी बसने लग गए, है ना। तो इस तरह की जो सेटलमेंट्स हैं वो पहले हमें हमें देखने को मिलते हैं। तो जो सबसे पहला, जो सबसे कहीं आप सबसे पुराने जो टेम्पल्स हैं उनमें से एक जो टेम्पल था वो एक स्मॉल श्राइन था मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स। ये जो है आप नोट कर लें कि जो अर्लीस्ट टेम्पल था वो किस तरह का था। स्मॉल श्राइन मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स। तो टेम्पल वर रेजिडेंट ऑफ वेरियस गॉड्स, द मून गॉड और इनाना गॉडीज। तो ये जो है आपकी जो गॉड की जो नेम्स हैं यहाँ पे दे रखे हैं आपको, इनको भी आप नोट कर लें, क्योंकि ये भी काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम आगे देखें, कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक्स टेम्पल बिकेम लार्ज ओवर टाइम। ठीक है, तो अब समय बीतता गया और जो टेम्पल्स हैं उनका जो साइज़ है उनको भी वो बड़ा करते गए। तो अब हमने देखा था कि जो किंग्स हैं वो भी टेम्पल्स को बहुत मानते हैं, टेम्पल्स में बहुत चढ़ावा भी देते हैं। तो किंग्स ने टेम्पल्स को बड़ा किया और बड़ा किया, ब्रिक्स से बनवाया, है ना। तो सो उसमें काफ़ी ज़्यादा, उसमें कई कमरे भी हुआ करते थे, ओपन आंगन भी हुआ करते थे, ओपन कोर्टयार्ड्स जो हैं। ठीक है, तो लेकिन जो इनकी जो एक विशेषता थी कि वॉल जो थी अंदर बाहर होती रहती थी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। देखिए ये जो पिक्चर है और ये वाली यहाँ पे यहाँ दे रखी है ये वाली। तो इसमें आप देखिए जो दीवारें हैं ये अंदर बाहर हो रही हैं। तो ये भी एक जो की पॉइंट था वहाँ का उस समय पर था। तो इनमें लोग जो हैं वर्शिप किया करते थे, इनमें चढ़ावा दिया करते थे, अपने जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था उसको यहाँ पे दिया करते थे, और फिर वो यहाँ से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता था। तो टेम्पल्स ने लोगों के बीच में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है वो आप इस बात से जान सकते हैं। इस चीज़ को भी आप नोट कर लें कहीं अपनी नोटबुक्स में। ठीक है, तो अगर देखा जाए, अगर हम देखते हैं अभी यहाँ पे एक जो इस पैराग्राफ से एक अच्छी पॉइंट रखें, इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फैसिलिटी एग्रीकल्चर वॉज सब्सिडेड टू हजार्ड्स। ऐसा क्यों है भाई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट क्यों है हजार्ड्स का? तो ऐसा क्यों है, देखिए इसके कई रीज़न है। एक नेचुरल रीज़न भी है और एक मैन मेड रीजन्स भी हैं। तो नेचुरल रीजन्स में क्या है, जो चैनल्स हैं फ्रात रिवर के, हमने पहले पढ़ा था कि भाई डेजर्ट में आते ही जो है जो फ्रात एंड रिवर है वो अपनी स्मॉल चैनल्स में बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता था कभी कभार साल में एक बार या साल में दो बार इनमें कई ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर है आता था। तो ये जो है फ्लड करती थी क्रॉप्स को, और जो फ्लड के कारण जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो जाती थी। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जो रिवर्स जो हैं, स्मॉल चैनल्स जो हैं, वो अपना रास्ता बार बार बदलते रहते थे। तो इसलिए जो सेटलमेंट्स हैं उनको भी अपना जो सेटलमेंट है वो एक जगह दूसरा जगह बदलना पड़ता था। तो ये जो है नेचुरल जो है हैज़ार्ड्स हैं एग्रीकल्चर की वजह से, तो यहाँ पे इनको देखने को मिलते थे। अब जो मैन मेड जो हैज़ार्ड है वो क्या था वो भी देखते हैं हम लोग। देखिए चैनल्स जो कुड डाइवर, मतलब जो लोग, मैं आपको बताता हूँ, इसमें बहुत लंबा दे रखा है किताब में, मैं आपको बताता हूँ सिंपल में कि जो लोग बहुत हाइट पे रहते थे ना, जो जो नो द पीपल हु लिव ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ फ्रात रिवर, है ना, वो सारा पानी अपने खेतों में डाइवर्ट कर लेते थे। जो नीचे लेते थे लोग, है ना, डाउन स्ट्रीम जो लोग रहते थे, वो इतना पानी फिर उनको मिल नहीं पाता था, क्योंकि ऊपर वाले लोगों ने ही पानी इतना डाइवर्ट कर लिया अपने खेतों की तरफ, तो नीचे वाले को मिलेगा नहीं। तो इस वजह से भी जो कई जो हैं फाइट्स होती आती थी लोगों में पानी की वजह से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक मेन पॉइंट आता है कि एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि वन हाउ एक्सप्लेन द इमरजेंस ऑफ किंगशिप इन अर्ली सेटलमेंट्स। तो इसमें का क्वेश्चन में आपका अगर इस चैप्टर के हिसाब से आता है तो इस चैप्टर के हिसाब से आंसर क्या है आपका कि जैसे कि जो वॉर्स हुई वाटर के लिए, ऐसी छोटी छोटी कई मुद्दों पर वॉर्स हुआ होती थी। ऐसे ही वॉर्स में जो है कुछ लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, उसमें लूट करते थे, उनमें खुद अमीर बनते थे ना। तो उस समय पे क्या होता था, यही यही जो लोग हैं
जो वॉर चीफ्स बन जाते थे उस समय पर, यही लोग बाद में चलकर किंग्स बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं और लोगों पे रूल करना शुरू करते थे। क्योंकि जो चीज़ ये लूटते थे वॉर के टाइम पे, जो वॉर चीफ्स थी ना, ये लोग लूटते थे, ये लोग ये और इनके जो साथ की टुकड़ी होती थी इनकी, तो वो जो चीज़ लूटते थे उसमें से टेम्पल को भी अपना एक हिस्सा देते थे। तो लोगों में इनके प्रति एक अच्छी इमेज भी बन रही थी, इस कारण इनका जो उदय है एक किंग के रूप में होने लगा था। तो इसका आंसर आपको मैं यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अगर हम आगे देखते हैं, उरुक, यहाँ पे उरुक शहर के बारे में दे रखा है। यहाँ से अगर आप देखें, ये उरुक एट वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन्स, ठीक है, ये वाला जो है ये उरुक के बारे में दे रखा है आपको, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे उरुक की विशेषताएं, अगर मैं बता जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए कि उरुक की विशेषताएं क्या हैं। कि 3000 BC में उरुक ग्रो एंड 250 हेक्टेयर का था। कितने का था? 3000 BC में 250 हेक्टेयर का की जो एरिया है वो उरुक शहर कवर करता था, जो कि मोहनजोदारो से दुगनी है। हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है मोहनजोदारो, वहाँ पर जो है उससे दुगनी है। ठीक है, अच्छा अगर हम आगे देखेंगे, देखिए ये देखिए आप 2800 BC में, 2800 BC में एक्सपेंडेड टू 400 हेक्टेयर्स। ठीक है, तो ये जो है 400 हेक्टेयर का फैल गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक विशेषता और थी कि इसने डिफेंसिव वॉल बहुत जल्दी बना ली थी अपने शहर के लिए। यहाँ पे एक साफ साफ लिखा हुआ, ये पॉइंट आ सकता है। अब एग्जाम में अगर पूछते हैं यू नो द फीचर्स ऑफ उरुक, तो यू कैन राइट दिस पॉइंट्स वेरी गुड फ्रॉम द बुक, है ना। और ये जो साइट है वो कंटिन्यूसली जो है ऑक्यूपाई करते रहे कोई ना कोई जो किंग्स वहाँ के हैं वॉर्स में। तो ये 4200 BC से 400 CE तक ये साइट है लगातार ऑक्यूपाई होती रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और थी, जब ये वॉर्स होती थी ना, तो वॉर कैप्टिव होते थे, मान लीजिए अब हमने दूसरे आदमी को वॉर में हराया है, तो उसकी सेना के जो लोग हैं जो जिंदा बच चुके हैं वो हमारे अब अधिकार के लोग हैं, वो हमारे अधिकार के अंदर आएंगे अब, है ना। तो जो वो वॉर कैप्टिव्स हुआ करते थे, उन लोगों को जो किंग जीतता था वो टेम्पल बनाने में या फिर अपने खुद के राज्य कार्य में लगाने में लगा देता था। ठीक है, तो ये सबके लिए कंपलसरी होता था। और इनको ऐसा नहीं कि मतलब इनको वेज नहीं देते थे, वेज नहीं देते थे, लेकिन इनको राशन ज़रूर देते थे। ठीक है, इनके काम के अगेंस्ट में इनको राशन ज़रूर देते थे। तो ऐसा माना जाता है कि एक टेम्पल को बनाने के लिए 1500 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन 5 साल तक अगर काम करेंगे तो एक टेम्पल को बिल्ड कर सकते हैं। जो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, इधर देखिए आप, ये जो पॉइंट है आपका साफ साफ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये गलती हुई है, मुझसे मिटा देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ठीक है, अगर हम आगे देखें तो ब्रोंज टूल्स का बहुत इस्तेमाल उरुक में सबसे पहले शुरू हो चुका था। 3000 BC यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ब्रोंज टूल्स केम इनटू वेरियस क्राफ्ट्स, है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ब्रिक्स का यूज़ था ना, यूज़ ऑफ ब्रिक, आर्किटेक्ट्स लर्न टू कंसिडर द ब्रिक कॉलम, जो है यहाँ पे यूज़ होना शुरू हो चुका था। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, हम ले सकते हैं इसको एग्ज़ाम में। ठीक है, यहाँ पे सील में अपने सील के बारे में बताया गया है, इंडिया के बारे में, वो भी आप देख लीजिएगा। लाइफ इन द सिटी, ये जो पॉइंट है अब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। सो thank you and have a good day. So goodbye.